कहानी शुरू करते हैं एक ऐसे युग की जिसे भारत का गोल्डन समय कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मौर्य युग की। 1-185 ईपू प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। मौर्य राजवंश ने 137 वर्ष भारत में राज्य किया। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री चाणक्य को दिया जाता है। ये साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी 323 ईपू में चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद शासक धनानंद को 323 ईपू में युद्ध भूमि में पराजित कर मौर्य वंश की 322 ईपू में नींव डाली थी। इस कार्य में अर्थशास्त्र नामक पुस्तक द्वारा चाणक्य ने सहयोग किया। विष्णुगुप्त व कौटिल्य उनके अन्य नाम है। गुप्त मौर्य ने 322 बीसी में इस साम्राज्य की स्थापना की और तेजी से पश्चिम की तरफ अपना साम्राज्य का विस्तार किया। उसने कई छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों के आपसी मतभेदों का फायदा उठाया जो सिकंदर के आक्रमण के बाद पैदा हो गए थे। 316 बीसी तक मौर्य वंश ने पूरे उत्तरी पश्चिमी भारत पर अधिकार कर लिया था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के राज्य में मौर्य वंश का वृहद स्तर पर विस्तार हुआ। सम्राट अशोक के कारण ही मौर्य साम्राज्य सबसे महान एवं शक्तिशाली बनकर विश्वभर में प्रसिद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म वंश के संबंध में जानकारी ब्राह्मण धर्मग्रंथों, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में मिलती है। विविध प्रमाणों और आलोचनात्मक समीक्षा के बाद ये साबित है कि चंद्रगुप्त के पिता चंद्रवर्धन मौर्य थे। उनका पिपलीवन में जन्म हुआ था। धनानंद ने उनकी धोखे से हत्या कर दी। चंद्रगुप्त मौर्य का पालन पोषण एक गोपालक द्वारा किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य का गोपालक के रूप में ही राजा गुण होने का पता चाणक्य ने कर लिया था तथा उन्हें 1000 पर्ण में गोपालक से छुड़वाया। तत्पश्चात तक्षशिला लाकर सभी विद्या में निपुण बनाया। अध्ययन के दौरान ही संभवतः चंद्रगुप्त सिकंदर से मिले थे। 323 ईपू में सिकंदर की मृत्यु हो गई तथा उत्तरी सिंधु घाटी में प्रमुख यूनानी क्षत्रप फिलिप द्वितीय की हत्या हो गई। पंजाब और सिंध विजय के बाद चंद्रगुप्त तथा चाणक्य ने घनानंद का नाश करने हेतु मगध पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में चंद्रगुप्त से क्रूर धनानंद मारा गया। अब चंद्रगुप्त भारत के एक विशाल साम्राज्य मगध का शासक बन गए। सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस उसका उत्तराधिकारी बना। वो सिकंदर द्वारा जीता हुआ भूभाग प्राप्त करने के लिए उत्सुक था। इस उद्देश्य से 305 ईपू उसने भारत पर पुनः चढ़ाई की। चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर एरिया, हिरात, अराकोसिया, कंधार, जेड्रोसिया, मकरान, बलूचिस्तान, पेरोपिनिसिडाई, काबुल के भूभाग को अधिकृत कर विशाल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। उसने मेगस्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक प्रदेश जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत शामिल किया। गिरनार अभिलेख 150 बीसी के अनुसार इस प्रदेश में पुष्यगुप्त वैश्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था। इसने सुदर्शन झील का निर्माण किया। दक्षिण में चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी कर्नाटक तक विजय प्राप्त की। चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात था तथा विंध्य और कश्मीर के भूभाग सम्मिलित थे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक विस्तृत किया था। इनका अंतिम समय विवादित है, जो अस्पष्ट है। सम्राट अशोक भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक है। अपने राजकुमार के दिनों में उन्होंने उज्जैन तथा तक्षशिला के विद्रोहों को दबा दिया था। पर कलिंग की लड़ाई उनके जीवन में एक निर्णायक मोड़ साबित हुई और उनका मन युद्ध में हुए नरसंहार से ग्लानि से भर गया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया तथा उसके प्रचार के लिए बहुत कार्य किए। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में उपगुप्त ने दीक्षित किया था। उन्होंने देवानाम प्रियदर्शी जैसी उपाधि धारण की। सम्राट अशोक के शिलालेख तथा शिलोत्कीर्ण उपदेश भारतीय उपमहाद्वीप में जगह जगह पाए गए हैं। उनने धर्म प्रचार करने के लिए विदेशों में भी अपने प्रचारक भेजे। जिन जिन देशों में प्रचारक भेजे गए उनमें सीरिया तथा पश्चिम एशिया का एंटियोकस थियोस, मिस्र का टोलेमी फिलाडेलिस, मकदूनिया का एंटीगोनस गोनातस, साइरीन का मैगास तथा एपायरस का एलेक्जेंडर शामिल थे। अपने पुत्र महेंद्र और एक बेटी को उन्होंने राजधानी पाटलिपुत्र से श्रीलंका जलमार्ग से रवाना किया। पटना, पाटलिपुत्र का ऐतिहासिक महेंद्रू घाट उसी के नाम पर नामकृत है। युद्ध से मन उब जाने के बाद भी सम्राट अशोक ने एक बड़ी सेना को बनाए रखा था। ऐसा विदेशी आक्रमण से साम्राज्य के पतन को रोकने के लिए आवश्यक था।
वो 273 ईपू में सिंहासन पर बैठा। अभिलेखों में उसे देवानाप्रिय, देवानाम प्रियदर्शी एवं राजा आदि उपाधियों से संबोधित किया गया है। दिव्यादान में अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी है, जो चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। ऐसा कहा जाता है कि अशोक को सिंहासन सहजता से नहीं प्राप्त हुआ, बल्कि अपने भाइयों से संघर्ष करना पड़ा। दीपवंश के अनुसार ये कहा गया है कि अशोक ने 100 भाइयों को मार डाला। 9 महावंश में लिखा है कि अशोक ने 99 भाइयों की हत्या की। 10 तिब्बती बौद्ध परंपरा में तारानाथ की पुस्तक भारत में बौद्ध धर्म का इतिहास में कहा गया है कि अशोक ने 6 भाइयों की हत्या की। 11 बौद्ध कथा अशोकावदान में केवल एक भाई सुसीम की हत्या का उल्लेख है, अन्य भाइयों के मारे जाने का कोई संदर्भ नहीं है। 11 ये विविधताएं उन विसंगतियों और अनिश्चितताओं को उजागर करती हैं जो सांप्रदायिक बौद्ध ग्रंथों द्वारा ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या करने में उत्पन्न हुई है। 12 अशोक का 5वां प्रमुख शिलालेख ऐसे साक्ष्य प्रदान करता है जो अशोक के भाइयों के भाग्य के बारे में बौद्ध ग्रंथों में पाए गए विवरणों का खंडन करता है, जो बताता है कि अशोक के कई भाई जीवित थे और साम्राज्य में आधिकारिक पदों पर थे। भारत भर में जासूसों, गुप्तचरों का एक जाल सा बिछा दिया गया, जिससे राजा के खिलाफ गद्दारी इत्यादि की गुप्त सूचना एकत्र करने में किया जाता था। ये भारत में शायद अभूतपूर्व था। एक बार ऐसा हो जाने के बाद उसने चंद्रगुप्त को यूनानी क्षत्रपों को मार भगाने के लिए तैयार किया। इस कार्य में उसे गुप्तचरों के विस्तृत जाल से मदद मिली। मगध के आक्रमण में चाणक्य ने मगध में गृहयुद्ध को उकसाया। उसके गुप्तचरों ने नंद के अधिकारियों को रिश्वत देकर उन्हें अपने पक्ष में कर लिया। इसके बाद नंद शासक ने अपना पद छोड़ दिया और चाणक्य को विजयश्री प्राप्त हुई। नंद को निर्वासित जीवन जीना पड़ा, जिसके बाद उसका क्या हुआ ये अज्ञात है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जनता का विश्वास भी जीता और इसके साथ उसको सत्ता का अधिकार भी मिला। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उसने इसको जीवन में उतारने की भी कोशिश की। उसने शिकार करना और पशुओं की हत्या छोड़ दिया तथा मनुष्यों तथा जानवरों के लिए चिकित्सालयों की स्थापना कराई। उसने ब्राह्मणों तथा विभिन्न धार्मिक पंथों के सन्यासियों को उदारतापूर्वक दान दिया। इसके अलावा उसने आराम गृह एवं धर्मशाला, कुएं तथा बावरियों का भी निर्माण कार्य कराया। मेगस्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी तथा 800 रथों से सुसज्जित अजेय सैनिक थे। 16 सैन्य विभाग का अधिकारी सेनापति होता था, जिसे लगभग 48,000 पौंड वार्षिक वेतन मिलता था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। इसे 2,000 पौंड वार्षिक वेतन मिलता था। चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में लिखा है कि मौर्यों के पास नौसेना भी थी। सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला अधिकारी अंतपाल कहलाता था। ये सीमांत क्षेत्रों का व्यवस्थापक भी था। शासक शासन ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य 322-297 ईसा पूर्व, बिंदुसार 297-273 ईसा पूर्व, अशोक महान 268-232 ईसा पूर्व, दशरथ मौर्य 232-224 ईसा पूर्व, संप्रति मौर्य 224-215 ईसा पूर्व, शालिसुक 215-202 ईसा पूर्व, देववर्मन मौर्य 202-195 ईसा पूर्व, शतधन्वन मौर्य 195-187 ईसा पूर्व, बृहद्रथ मौर्यों के उदय के कोई 200 वर्ष पूर्व तक भारत में धार्मिक संप्रदायों का प्रचलन था। ये सभी धर्म किसी न किसी रूप से वैदिक प्रथा से जुड़े थे। 6ठी सदी ईसा पूर्व में कोई 62 संप्रदायों के अस्तित्व का पता चला है, जिसमें बौद्ध तथा जैन संप्रदाय का उदय कालांतर में अन्य की अपेक्षा अधिक हुआ। मौर्यों के आते आते बौद्ध तथा जैन संप्रदायों का विकास हो चुका था। उधर दक्षिण में शैव तथा वैष्णव संप्रदाय भी विकसित हो रहे थे। की स्थापना का एक परिणाम ये हुआ कि पूरे साम्राज्य में आर्थिक एकीकरण हुआ। किसानों को स्थानीय रूप से कोई कर नहीं देना पड़ता था, हालांकि इसके बदले उन्हें कड़ाई से पर वाजिब मात्रा में कर केंद्रीय अधिकारियों को देना पड़ता था। उस समय की मुद्रा पण थी। अर्थशास्त्र में इन पणों के वेतनमानों का भी उल्लेख मिलता है। न्यूनतम वेतन 60 पण होता था, जबकि अधिकतम वेतन 48,000 पण था। मौर्य साम्राज्य का पतन मौर्य सम्राट की मृत्यु 237-236 ईसा पूर्व के उपरांत लगभग 2 सदियों 322-185 BC से चले आ रहे शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य का विघटन होने लगा। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। इससे मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया। पतन के कारण अयोग्य एवं निर्बल उत्तराधिकारी, प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीयकरण, राष्ट्रीय चेतना का अभाव, आर्थिक एवं सांस्कृतिक असमानताएं,
प्रांतीय शासकों के अत्याचार, करों की अधिकता, अशोक की धम्म नीति, अमात्यों के अत्याचार। विभिन्न इतिहासकारों ने मौर्य वंश का पतन के लिए भिन्न भिन्न कारणों का उल्लेख किया। अयोग्य तथा निर्बल उत्तराधिकारी अशोक की मृत्यु के बाद कुछ प्रांत विद्रोह करके स्वतंत्र हो गए और अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद अपने दिग्विजय नीति, चारों दिशाओं में विजय, को धम्मविजय नीति में बदल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मौर्यवंशी शासकों ने शायद अपना कभी भी राज्य विस्तार करने की कोशिश नहीं की होगी। राजतरंगिणी से ज्ञात होता है कि कश्मीर में जालौक ने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। तारानाथ के विवरण से पता चलता है कि वीरसेन ने गंधार